everyone, welcome back to Ticker with yet another video on company analysis series. This is कीर्ति and आज हम एक और इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो है मिसेस बेक्टर फूड स्पेशलिटी लिमिटेड। इस कंपनी के हम बिजनेस मॉडल से लेकर इसके फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशंस, हम सारी ही चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को हिट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सारी ही कंपनी एनालिसिस की वीडियोस आपको रेकमेंड होती रहे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में कि आखिर ये कंपनी करती क्या है। तो मिसेस बेक्टर प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट की वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज में से एक है। ये कई सारे रेंज ऑफ बिस्किट्स को मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कि कुकीज, क्रीम बिस्किट्स, डाइजेस्टिव बिस्किट्स एक्सेट्रा, और इन सभी को वो अपने फ्लैगशिप ब्रांड क्रेमिका के अंडर मैन्युफैक्चर और सेल करती है। इसके अलावा ये बेकरी प्रोडक्ट्स को भी मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें ये बन, ब्रेड्स, पिज्जा बेसिस को मैन्युफैक्चर करते हैं अपने प्रीमियम ब्रांड के अंडर जो है इंग्लिश ओवन। अब इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को और डिटेल में समझने के लिए हमें इनके हर सेगमेंट को समझना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिस्किट सेगमेंट की। कंपनी अपना मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू यानी कि 60% ऑफ द रेवेन्यू सिर्फ बिस्किट सेगमेंट से ही जनरेट करती है, और इसी रीजन की वजह से वो अपने प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट के प्रोडक्शन पे और ज्यादा फोकस करने वाली, ताकि उनका ब्रांड अवेयरनेस और बढ़ सके। और रही बात पंजाब, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर की, तो वहां की प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट में बेक्टर्स टॉप 2 ब्रांड्स में से एक है। एंड डू यू नो मिसेस बेक्टर्स डिफेंस कैंटीन एंड इंडियन रेलवेज की वन ऑफ द लीडिंग सप्लायर्स है, विद सेलिंग टू ओवर 64 कंट्रीज। बेक्टर इंडिया की लार्जेस्ट बिस्किट एक्सपोर्टर है, विद द मार्केट शेयर ऑफ 12% इन वॉल्यूम एंड 50% इन वैल्यू टर्म्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द बेकरी सेगमेंट, तो इस सेगमेंट से कंपनी को 35% ऑफ रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें से 17% ऑफ रेवेन्यू प्रीमियम ब्रेड बिजनेस से आता है और 17% ऑफ रेवेन्यू इंस्टीट्यूशनल बायर्स से आता है। पिछले 3 साल में इनका बेकरी एंड ब्रेड बिजनेस हैज ग्रोन एट द CAGR of 30%, which is twice of the industry's growth rate। और इसी ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती है, ताकि वो Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज में भी अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और बढ़ा सके। कमिंग टू इंस्टीट्यूशनल बिजनेसेस, तो ये कंपनी लीडिंग QSR कंपनीज जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, KFC, PVR, सबवे, इन सब के लिए फ्रोजन प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करती है और उन्हें सेल करती है, जैसे कि ब्रेड, पिज्जा, बन, केक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है। और क्या आपको पता है किस ब्रांड के लिए? वेल, मिसेस बेक्टर्स ओरियो एंड चोको बेक्स की कुकीज की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जिससे वो अपने रेवेन्यू का 4% जनरेट भी करती है। अब हमने कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में जान लिया, उसके सारे सेगमेंट्स को भी कवर कर लिया। अब ये जानते हैं कि कंपनी के पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। तो देखिए, बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग, ब्रेड एंड बेकरी प्रोडक्ट्स में बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद है, बट बेक्टर के पास ये है कि ये कंपनी 100% इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है अपने सारे प्रोडक्ट्स की, जिससे कि इनकी फूड क्वालिटी और फूड सेफ्टी ज्यादा बेटर होती है। इवन ब्रिटानिया जो बिस्किट सेगमेंट में बहुत पॉपुलर है, वो भी अपने सारे प्रोडक्ट्स में से 35% ऑफ प्रोडक्ट्स आउटसोर्स करती है। इवन अगर हम पार्ले की बात करें तो वो आउटसोर्स्ड और इन हाउस दोनों ही टाइप के प्रोडक्ट्स को सेल करती है। तो यहाँ पे बेक्टर का मोट ये आ जाता है कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स को अपने क्लाइंट या कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकती है। हाउएवर ये इतना सिग्निफिकेंट मोट नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि इस बिजनेस मॉडल और इस मोट के साथ कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या बनते हैं। अगर हम मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम बिस्किट मार्केट की बात करें तो करंट टोटल मार्केट साइज है ₹321 बिलियन, विच इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू $504 बिलियन बाय फाइनेंशियल ईयर 2025 एट द CAGR ऑफ 9.5%। जबकि अगर हम मास बिस्किट सेगमेंट की बात करें तो इट्स ग्रोइंग विद 8.5%। इसी ग्रोथ को देखते हुए मिसेस बेक्टर फूड्स भी प्रीमियम बिस्किट्स को ज्यादा फोकस कर रहा है, ताकि उनका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और बेटर हो। प्लस एक्सपोर्ट्स इस कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कंपनी अपना मेन फोकस वल्नरेबल नेशन से हटा के डेवलप्ड और इमर्जिंग नेशंस यानी कि मिडिल ईस्टर्न एंड नॉर्थ अमेरिका जैसी कंट्री पे कर रही है, ताकि वो अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट कर सके। और इसी स्ट्रैटेजी के चलते उनका वेटेड एवरेज रियलाइजेशन फ्रॉम बिस्किट ₹81 पर केजी से ₹103 पर केजी हो चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क ऑफ द कंपनी।
फेस। तो सबसे पहला रिस्क है ऑपरेटिंग इन हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। इंडिया का बिस्किट, बेकरी एंड ब्रेड इंडस्ट्री हाईली कॉम्पिटिटिव है, जिसमें ग्लोबल, लोकल प्लेयर्स, रीजनल प्लेयर्स, पैन इंडिया प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद है। तो ऐसे में इस कंपनी का इन सारे ही कॉम्पिटिटिव चैलेंजेस को फेस कर पाना और सस्टेन कर पाना इज अ टास्क। रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ ब्रांड नेम। 2013 में एक फैमिली डिस्प्यूट के बाद बिजनेस को स्प्लिट कर दिया गया था, जिसमें से एक बेक्टर ब्रदर को आइसक्रीम, बेकरी एंड नमकीन, ये सारे बिजनेसेस को अलॉट किया गया था, जिसकी वजह से मिसेस बेक्टर कभी भी इन सारे सेगमेंट में एंटर नहीं कर सकता है विद द ब्रांड नेम ऑफ मिसेस बेक्टर क्रेमिका। इसीलिए ये अपने जितने भी बेकरी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर और सेल करते हैं वो क्रेमिका के नाम से नहीं, वो इंग्लिश ओवन के नाम से करते हैं। थर्ड इज राइजिंग कमोडिटी इन्फ्लेशन। अब ये जो भी रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं उनके प्राइसेस काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स कई बार कॉम्प्रोमाइज भी हो सकते हैं। अब अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो सबसे पहले रेवेन्यू को देखते हैं। तो इनका रेवेन्यू में काफी मीडियोकर ग्रोथ है, जिसका एक जस्टिफिकेशन ये है कि जैसे हमने इनके मोट में समझा था कि कंपनी अपना इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तो बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगते हैं, जिसके लिए कंपनी फिलहाल काफी सारा कैपेक्स प्लान कर रही है। जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कंपनी अपने आईपीओ प्रोसीड्स को भी राजपुरा में एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए यूज कर रही है, प्लस वो और भी 2 बिस्किट लाइन को एस्टैब्लिश कर रही है एंड एग्जिस्टिंग प्लांट्स को भी एक्सपैंड कर रही है। और कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2016 से 21 तक का इनकर्ड क्यूमुलेटिव कैपेक्स इज ₹400 करोड़, जिसकी वजह से रेवेन्यू मीडियोकर होने के साथ साथ एसेट टर्नओवर रेशियो भी डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 2.5x इन फाइनेंशियल ईयर 16 टू 1.4x इन फाइनेंशियल ईयर 21। बट यहाँ पे इतना सारा कैपेक्स करने के बाद कंपनी अपने कॉन कॉल्स पे ये प्रोजेक्ट कर रही है कि वंस इस कैपेक्स से उन्हें आरओआई जनरेट होने लगे तो उनका टॉप लाइन ग्रोथ भी इंप्रूव होगा विद इंक्रीज इन एसेट टर्नओवर रेशियो। तो अभी तक हमें ये सब देख के ये समझ में आ रहा है कि कंपनी अभी भी अपने कैपेक्स मोड पे है, जिसकी वजह से वो जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रही है वो नेक्स्ट कैपेक्स साइकिल में यूज हो जा रहा है। तो विद मॉडरेट ग्रोथ इन रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट मार्जिन्स, क्या ये कंपनी ओवरवैल्यूड है या अंडरवैल्यूड है? इस चीज का एक्सप्लेनेशन हमने recipe.finology.in पे दिया है, जहां पे हमने इस कंपनी की डिटेल्ड वैल्यूएशन को एक्सप्लेन किया है। तो आप recipe.finology.in पे जा सकते हैं और अपने डैशबोर्ड पे क्लिक करके इन्वेस्टमेंट इनसाइट पे जाके इस कंपनी की वैल्यूएशंस को पढ़ सकते हैं। आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।